तो क्या आप घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? तो ऐसे ही सोच रहे हो आप? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों गधे हैं। अबे साले सॉरी, दोनों ही घोड़े हैं। यहाँ पर भाई पहले क्या होता था, एप्पल और सैमसंग के लिए हम अपनी किडनी को बलिदान करते थे, लेकिन अभी वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड के भी फोन 1 लाख प्लस जा चुके हैं। अभी यहाँ पर ओप्पो फाइंड X9 प्रो का ही प्राइस देख लो, 1,10,000 रुपए है। वहीं पर जो सैमसंग 1,25,000 में आया था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये भी 1,10,000 का मिल जाता है और दोनों का ही बेस वेरिएंट 12,256 GB है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे को ओप्पो फाइंड X9 प्रो लेना चाहिए, सैमसंग S25 अल्ट्रा लेना चाहिए, तो आपके लिए कौन सा फोन बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कैमरा से लेके परफॉर्मेंस, बैटरी, सारी चीज हमने डिटेल में टेस्ट करी है। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमने इस वीडियो के अंदर कुछ प्रोडक्ट टैग करे हैं, आप एक क्लिक में बाय करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। okay. अब ओप्पो ने अपने इस नए फोन के अंदर एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी है, जो है कलर स्पेक्ट्रा सेंसर। अब जब आप फोटोज क्लिक करोगे तो आपको फोटोज के अंदर ज्यादा वाइट बैलेंस अच्छा मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा, और जो टोन है, कलर्स हैं, वो भी काफी एक्यूरेट मिलने वाले हैं, ऐसा ओप्पो क्लेम कर रहा है। वहीं पर सैमसंग के पास इस तरीके की कोई टेक नहीं मिलती, बट सैमसंग और ओप्पो इस बार दोनों ही लोग में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 120 FPS तक। बट सैमसंग के पास 8K 30 FPS में भी आप लोग के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डिटेल्स थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। बाकी यहाँ पर ओप्पो के पास भी कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है इसके। अगर आप कैमरा के अंदर देखोगे तो आपको एक्सपेंड मोड मिलता है, जो लैंडस्केप फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए आपको एडवांस फीचर है एक तरीके से, ये मान लो। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पर अब स्पेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ओप्पो के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सैमसंग के पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। बाकी सैमसंग और ओप्पो दोनों ही 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूज करते हैं, बट यहाँ पर सेंसर्स डिफरेंट है। और यहाँ पर ओप्पो के पास 200 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा मिलता है, वहीं पर अपना सैमसंग है ना, इसके पास 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो मिलता है और 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप। अब यहाँ पर सैमसंग के पास 4 कैमरा होने की वजह से आपको नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एक्स्ट्रा मोड्स मिलते हैं ओप्पो के कंपैरिजन में सैमसंग के पास। इसके अलावा दोनों के फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो सैमसंग के पास फ्रंट कैमरा सिर्फ 12 मेगापिक्सल का मिलता है, ओप्पो के पास 50 मेगापिक्सल का। बाकी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स दोनों की सेम मिलती है। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं फ्रंट की, वो आप यहाँ देख सकते हो। तो नो डाउट फ्रंट कैमरे में ओप्पो के जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा आई प्लीजिंग है। यहाँ पर अगर डिटेल्स भी देखी जाए तो ओप्पो ज्यादा अच्छी डिटेल्स ऑफर कर रहा है। और जैसे सैमसंग के पास पहले स्टेबिलिटी की एक एडवांटेज थी, तो यहाँ पर ओप्पो ने भी उसको अब काफी अच्छे तरीके से कंपैरिजन में ले आया है। मतलब दोनों काफी ज्यादा अच्छे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर सैमसंग की जो वीडियो है, अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी एनवायरमेंट में, उसके हिसाब से काफी ज्यादा डल फील हो रही है। और ओप्पो थोड़ी ब्राइट करता है वीडियो, बट ओवरऑल ओप्पो की वीडियो मेरे को ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर दोनों के पास एज डिटेक्शन की बात की जाए ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। फर्क आता है स्किन टोन और कलर्स का, जहां पर भाई ओप्पो काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन जहां पर अपना सैमसंग आगे निकल जाता है वो है बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग। दोनों के पास 4K 60 FPS 120 FPS का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो 4K 60 FPS में हमने करी है। ओप्पो काफी ज्यादा आई प्लीजिंग कलर शो करता है, लेकिन स्किन टोन मुझे पर्सनली सैमसंग का अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरीके से ऐसा स्किन टोन है जैसा मेरा रियलिटी के अंदर है। बट ओप्पो के पास एडवांटेज क्या है कि जब आप डिजिटली भी जूम कर रहे हो, लेंसेज के अंदर तो है ही, लेकिन अगर आप डिजिटली भी जूम करोगे तो यहाँ पर इसके पास डिटेल ज्यादा अच्छी होती है। प्लस डेप्थ ऑफ फील्ड भी भाई ओप्पो के पास, क्योंकि नया सेंसर है, तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के अंदर भाई ओप्पो क्लियरली विनर है। यहाँ पर फ्रंट कैमरे में आप देखोगे डिटेल्स अच्छे हैं, यहाँ पर कलर्स अच्छे हैं। और सैमसंग के अंदर तो यहाँ पर भाई ग्रेन्स मिलते हैं। और सिर्फ फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा लो लाइट के अंदर भी भैया अपना सैमसंग काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी फोन ढूंढ रहे हो तो इस बार ओप्पो ने डेफिनेटली काफी अच्छा काम करा है। बस मेन कैमरे से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वहां पर थोड़ा सा सैमसंग एडवांटेज ले जाता है, लेकिन बाकी कंडीशन के अंदर ओप्पो सैमसंग को किल कर रहा है। अब इसके अलावा फोटोज की बात की जाए तो मैक्रो मोड के अंदर ओप्पो काफी ज्यादा शार्प फोटोज लेता है, इवन बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर नॉर्मल फोटो की बात की जाए तो ओप्पो के अंदर ना जाने क्यों एक व्हाइट टोन अभी भी मिलता है, सैमसंग के अंदर काफी अच्छे और बैलेंस कलर मुझे लगे हैं। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, और एक फोटो के अंदर नहीं, यहाँ पर हर एक फोटो के अंदर ये चीज आपको फील हो जाएगी। बाकी आपको कैसे कलर पसंद है वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर स्किन टोन की बात करी जाए तो ओप्पो डेफिनेटली थोड़ा वाइट करता है, लेकिन फाइंड X8 प्रो के कंपैरिजन में इन्होंने इस चीज को काफी हद तक फिक्स करा है। अभी क्या है, वो व्हाइट ज्यादा नहीं लग रहा, आई प्लीजिंग लग रहा है। वहीं पर सैमसंग की फोटोज इसके सामने काफी ज्यादा डल फील होती हैं, और सैमसंग से ज्यादा कंसिस्टेंसी मुझे इस बार ओप्पो की लगी। अब हो सकता है जो इन्होंने स्पेक्ट्रा सेंसर डाला है उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि देखो अभी इस सिचुएशन के अंदर डल फील हो रही है सैमसंग, लेकिन यहाँ पर अब इस सिचुएशन के अंदर देखो इसने भी ब्राइट करा है, और ओप्पो की जितनी पहले ब्राइट थी फोटो उतनी ही इस सिचुएशन के अंदर भी है। तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है सैमसंग के कंपैरिजन
में। बाकी डिटेल्स के मामले में भी ओप्पो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ओप्पो के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि कभी कभी ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा ओवर हाईलाइट सा करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग की दिक्कत हो, बट जो भी है आपके सामने है। इसके अलावा 2x मोड दोनों के पास मिलता है, यहाँ पर फोटोज देख सकते हो। अगेन डिफरेंस आता है कलर्स और स्किन टोन के अंदर, जो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। बाकी टेलीफोटो के अंदर भी हमने फोटो क्लिक करी है, यहाँ पर ओप्पो की जो टेलीफोटो है उसके अंदर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज्यादा बेटर मिलती है। अब इसके अलावा यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट मोड के अंदर जितनी फोटो क्लिक करी, एज डिटेक्शन दोनों का काफी ज्यादा लाजवाब है। सीधे तौर पर बोलूं वही वाला सिनेरियो है कि अगर आपको आई प्लीजिंग कलर्स चाहिए तो यहाँ पर ओप्पो आपको आई प्लीजिंग कलर देगा, लेकिन वहीं पर सैमसंग के अंदर आपको कलर्स ट्विक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये है। और सैमसंग के पास लेकिन एक एडवांटेज है कि इसके पास जैसे 5x टेलीफोटो मिलता है तो उसकी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जिसका आपको ये डिफरेंस मिलेगा। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह जैसे मैंने बताया दोनों का सिमिलर, और कुछ कुछ सिचुएशन में दोनों फोन लगभग सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। और कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में आप अगर मुझसे पूछो तो यहाँ पर मैं ओप्पो को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इसने स्किन को ज्यादा व्हाइट भी नहीं करा और आई प्लीजिंग भी शो करा है। तो यहाँ पर ओप्पो की फोटो डेफिनेटली सैमसंग से ज्यादा अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी भी और कलर्स। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर सैमसंग के जो फील्ड ऑफ व्यू है अभी भी अनबीटेबल है, लेकिन यहाँ पर कलर्स में बीट कर दिया है। यहाँ पर ओप्पो के जो कलर्स है डायनेमिक रेंज है और ये ज्यादा डिटेल भी शो करता है सैमसंग के कंपैरिजन में। और एक चीज मैं देख के शॉक हो गया कि भाई ओप्पो की जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वो बीट कर दिया सैमसंग ने यहाँ पर नाइट मोड लगाने के बाद। आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो। लेकिन जहां पर पेरिस्कोप कैमरा सेंसर की बात आएगी, सैमसंग के पास 100x मिलता है, ओप्पो के पास 120x मिलता है। डे लाइट कंडीशन, लो लाइट कंडीशन दोनों में ही सैमसंग को बीट कर देता है। और ऐसे नहीं है कि व्यू फाइंडर के अंदर ही आपको ओप्पो दिखा देगा कि मैं शार्प फोटो क्लिक कर रहा हूं। बेसिकली ये पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद उसे शार्प करता है। अब यहाँ पर लो लाइट में आपको इतना डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। 1000+ AQI चल रहा है भाई, तो उसकी वजह से थोड़ी हेजी इमेज हमें मिली है। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस जितनी भी हमने देखी, यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह क्लिक करने जाओगे ओप्पो लिटरली सैमसंग को बीट कर देता है। बट सैमसंग का जो लो लाइट मोड है, अगर आप विदाउट सब्जेक्ट बिल्कुल एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में परफॉर्म कर रहे हो, वहां पर ही सैमसंग अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बाकी सिचुएशन के अंदर ओप्पो। अब फ्रंट कैमरे पे चले तो फ्रंट कैमरे में काफी डिफरेंस है। यहाँ पर ओप्पो ने बिल्कुल ही कलर चेंज कर दिए हैं। मेरी जैकेट देखो बिल्कुल अलग कलर की थी, सैमसंग ने भी हल्के से बूस्ट करें कलर, बट सैमसंग ने जो जैकेट का कलर है वो चेंज नहीं करा। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसने स्किन टोन भी चेंज करा हुआ ओप्पो ने। अब यहाँ पर ओप्पो ने भले स्किन टोन और जैकेट का कलर चेंज करा हो, लेकिन एक चीज से मैं इंप्रेस हूं, एक तो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका HDR काफी अच्छा परफॉर्म करता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, एज डिटेक्शन अच्छा है। और इसने मेरी स्किन चमकाई, लेकिन जो मेरी टी शर्ट है व्हाइट कलर की उसको इसने नहीं ब्लोन आउट करा, जो ये पहले कर देते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज में काफी अच्छा काम किया है। और ओवरऑल फ्रंट कैमरे मुझसे पूछा जाए तो मैं ओप्पो पिक करूंगा, बिकॉज इसने स्किन को काफी अच्छा दिखाया हुआ है और सब्जेक्ट पर डिटेल्स भी काफी अच्छी हैं। बाकी लो लाइट के अंदर भी सेम ही सीन देखने के लिए मिला कि ओप्पो के पास शार्पनेस अच्छी है, जिसकी वजह से फोटो मुझे ओप्पो की अच्छी लगी। तो ओवरऑल फोटो के लिए मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर बोल देगा जिसने प्रॉपर टेस्ट करने हैं दोनों फोन की, भाई इस बार ओप्पो ने लिटरली सैमसंग को खतरनाक तरीके से बीट कर दिया। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग बैक कैमरे में अभी भी सैमसंग थोड़ी सी एडवांटेज ले जाता है। लेकिन जहां पर सैमसंग आगे निकल जाता है वो है परफॉर्मेंस। अब आप कहोगे भाई इसके पास 1 साल पुराना प्रोसेसर है, क्या बोल रहा है? तो हाँ भाई सही बात है। ओप्पो आपको MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर देता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। वहीं पर सैमसंग के पास स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट दिया है, जो 1 साल पुराना हो गया। अभी इसका 8 Elite Gen 5 दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ऑन पेपर जो चीज है वही अच्छा परफॉर्म करेगी। बेसिकली यहाँ पर रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन भी काफी मैटर करती है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले बता दूं, बाकी के हार्डवेयर में देखा जाए तो LPDDR5X दोनों के अंदर सिमिलर मिलती है, लेकिन ओप्पो के पास UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप है, सैमसंग के पास UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है। तो एक छोटा सा ये डिफरेंस है। अब दोनों के अंदर मैंने 3D मार्क टेस्ट रन कराया, 4K स्ट्रेस टेस्ट था 20 मिनट का। अब स्टार्टिंग में हमने देखा कि ओप्पो ज्यादा ब्राइट था, लेकिन इसका 2 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली भी ज्यादा था सैमसंग कंपैरिजन में। सैमसंग की ब्राइटनेस काफी कम फील होती है इसके कंपैरिजन में। अब हर 5 मिनट के इंटरवल में हम चेक कर रहे थे कि ओप्पो एंड तक भाई काफी ज्यादा ब्राइट था, और एंड के अंदर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर थी। एंड यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस था दोनों का ही। बाकी यहाँ पर फर्स्ट लूप के अंदर ओप्पो थोड़ा सा बेटर था और FPS भी 1-2 से ज्यादा थे, जिसको मैं इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बोलूंगा। दोनों इस टेस्ट के अंदर लगभग सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बस ओप्पो के पास एडवांटेज है ब्राइटनेस की इस टेस्ट के अंदर। इसके बाद दोनों को फिर से हमने ठंडा करा रूम टेम्परेचर पर और Antutu टेस्ट रन कराया, जिसके अंदर हमने देखा अगेन ओप्पो का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री स्टार्टिंग में ज्यादा था और एंड में इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री टच कर गया। वहीं पर सैमसंग का काफी कम था इसके कंपैरिजन में। अब बट यहाँ पर जो ओप्पो की 2 चीजें थी, एक तो इसका स्कोर ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला, दूसरा इसके अंदर ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी थी सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस निकल कर आता है। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से कि भाई जो MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन ओप्पो इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे आप दोनों फोनों को हैवी टास्क करने के बाद चलाओगे तो ना जाने क्यों ओप्पो के अंदर जिटर
जिटर्स फील होते हैं। मैंने पहले भी बोला था, अब भी सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो भी 1,10,000 रुपए के डिवाइस के अंदर। यहां पर मैं Vivo भी यूज कर चुका हूं, सैमसंग भी यूज कर चुका हूं और OnePlus जैसे ब्रांड भी यूज कर चुका हूं। उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती हैवी यूजेज के बाद जब नॉर्मली फोन चलाते हैं, लेकिन ओप्पो के अंदर जिटर्स मिलते हैं। बट अच्छी बात यह, अगर आप दोनों ही फोनों को नॉर्मली चला रहे हो तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड तो दोनों की सेम है, लेकिन ओप्पो की जो ऑप्टिमाइजेशन है, एनिमेशन की जो स्मूथनेस है, वो ज्यादा अच्छी फील होती है सैमसंग कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जब आप दोनों फोन को चला रहे हो 1,10,000 रुपए दिमाग में रखते हुए, तो ओप्पो के पास आपको ग्लैंस स्क्रीन मिलती है जो चीप एक्सपीरियंस देती है वही 10-15 हजार रुपए वाले फोन का, और ऊपर से इसके अंदर जो ब्लॉटवेयर मिलता है वो और भी ज्यादा बेकार लगता है। लाइक 1,10,000 रुपए पे कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपको इतनी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है। सैमसंग के पास भी है लेकिन वो काम की है, सैमसंग की खुद की, जिनको हम ज्यादातर यूज ही करते हैं, लेकिन यहां पर फालतू की है जिनको आपको इंस्टॉल करके कचरा साफ ही करना पड़ेगा फोन का। बाकी दोनों के अंदर एआई फीचर्स दिए गए हैं, दोनों के अंदर ही काफी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जो अपना गैलेक्सी एआई है ना, इसके पास थोड़े एक्स्ट्रा एआई फीचर्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं जिमनाई इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो सारी एप्स के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब कहीं पे भी काम करा सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। तो इन टर्म्स ऑफ एआई भाई सैमसंग एडवांटेज ले जाता है, और ऐसी एडवांटेज ही गेमिंग में भी ले जाता है। एक तो यहां पर अगर आप सेटिंग्स देखोगे, दोनों के पास स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन है, लेकिन अभी ज्यादातर ब्रांड के अंदर HDR में भी आप 90 FPS में प्ले कर सकते हो। सैमसंग के अंदर भी ये सेटिंग अनलॉक हो चुकी है, लेकिन ओप्पो के पास अभी 60 FPS का ऑप्शन मिलता है स्मूथ के ऊपर जितनी भी सेटिंग्स हैं। बट यहां पर आपको पता होगा कि इसके अंदर भाई OnePlus का DN है, तो आपको हाइपर फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप 60 FPS गेम को भी 120 FPS में बूस्ट करके प्ले कर सकते हो, जो कि BGMI में तो काम करता है लेकिन जेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम में काम नहीं करता। बट यहां पर मैंने 1-1 घंटे गेमिंग करी है दोनों ही फोनों के अंदर। यहां पर ग्राफ देखिए आप ओप्पो का, इसके अंदर कितने ज्यादा जिटर है। वो सिर्फ ग्राफ नहीं, जब मैं खेल रहा था रियल लाइफ के अंदर भी मुझे काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने के लिए मिले हैं। और यहां पर अब सैमसंग का 1 घंटे का ग्राफ देखिए, जिसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि ओप्पो के कंपैरिजन में इसने काफी ज्यादा कंसिस्टेंट गेमिंग कराई है, और ये चीज फील भी होती है जब आप खेलते हो। बट ओप्पो के पास मेरे को एक चीज की एडवांटेज लगी है, वो है इसकी ब्राइटनेस, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रही है सैमसंग कंपैरिजन में गेमिंग करते हुए। बाकी जेंशिन इंपैक्ट में दोनों के पास ही 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वहां पर भी ओप्पो के पास अभी एक ग्लिच है कि भाई ये चलता चलता रुक जाता है, इसके अंदर गेम प्ले का मजा ही नहीं है। ये चीज आप यहां देख सकते हो, सैमसंग में वहीं पर स्मूथ परफॉर्मेंस इसके अंदर भी मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो अभी भी सैमसंग आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, आपके लिए ब्राइटनेस मैटर करती है, तो वहां पर भाई ओप्पो का फोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब डिस्प्ले ऐसा पॉइंट है जहां पर मैं एक वर्ड में बता सकता हूं कि कौन बेहतर है, लेकिन उससे पहले स्पेक्स पर चलते हैं। यहां पर सबसे पहले बेजल जिन देखोगे ना भाई, ओप्पो के काफी ज्यादा कम है सैमसंग के कंपैरिजन में, और ये अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है। और यहां पर अगर डिस्प्ले साइज भी देखा जाए, ओप्पो 6.78 इंच की डिस्प्ले ऑफर करता है, तो सैमसंग बड़ी 6.9 इंच की डिस्प्ले ऑफर करता है। दोनों ही LTPO पैनल हैं और दोनों का रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज स्विच हो जाता है काफी स्मूथली। बट यहां पर जो अपनी ओप्पो की डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, सैमसंग के पास ऐसा फीचर नहीं है, लेकिन दोनों ही HDR10+ सर्टिफाइड है। लेकिन ओप्पो के पास अगेन एडवांटेज आती है कि यहां पर आप डॉल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो। इसी के साथ ओप्पो के पास एडवांटेज और भी है, जैसे PWM डिमिंग मिलती है इसके पास 2160 हर्ट्ज की, जिसकी वजह से लोएस्ट ब्राइटनेस पर इसके पास फ्लिकरिंग काफी कम मिलती है। और सिर्फ लोएस्ट नहीं, यहां पर जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे पर, तो भाई यहां पर सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा फ्लिकर करती है दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। तो ओप्पो की डिस्प्ले को यूज करते हुए आपकी आंख पे चश्मे लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी के साथ भाई जो अपना ओप्पो है, इसके पास 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, सैमसंग के पास 2600 निट्स की, तो 1000 निट्स का डिफरेंस है दोनों फोनों के पास। लेकिन यहाँ पर सैमसंग भी कम नहीं है, इसके पास 2K रेजोल्यूशन मिलता है, तो ओप्पो के पास 1.5K रेजोल्यूशन। और सैमसंग के पास आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है, जो नॉर्मल स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो फिर से रिफ्लेक्शन मारेगा, तो यहाँ पर आपको एक एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन गार्ड ही यूज करना पड़ेगा, जो आप ओप्पो के पास भी लगाओगे तो वहां से भी रिफ्लेक्शन कट हो जाएगी। तो उस मामले में दोनों को भी इक्वल रख देते हैं। बाकी दोनों का डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छे से काम करता है। और अगर आउटडोर और इंडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो ओप्पो का फोन ज्यादा ब्राइट है और अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है। इवन अगर आप कोई नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो, वहां पर भी जो फर्क आता है वो सिर्फ ब्राइटनेस पे है, जहां पर भाई ओप्पो की ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी कलर कैलिब्रेशन में ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। आज के टाइम पर जितने भी ब्रांड हैं, चाहे ओप्पो, रियलमी, रेडमी, शाओमी, सब की जो कलर कैलिब्रेशन है वो काफी हद तक सैमसंग और एप्पल जैसी होती जा रही है, तो वहां पर अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन जैसे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे या आप HDR कंटेंट देखने के शौकीन हो, तो वहां पर सैमसंग अगेन ब्राइट हो जाता है। और यहां पर भाई सैमसंग काफी ज्यादा ब्राइट है ओप्पो के कंपैरिजन में। तो यहां पर आपको देखना है, अगर आप नॉन HDR कंटेंट ज्यादा स्ट्रीम करते हो, आपके लिए आउटडोर विजिबिलिटी और इंडोर विजिबिलिटी ज्यादा मैटर करती है, तो ओप्पो आपके लिए बढ़िया चॉइस है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि ना भैया हमें HDR कंटेंट ही देखना है, तो फिर आपके लिए सैमसंग बढ़िया हो सकता है।
अब बिल्ड की बात करें तो भाई यहाँ पर सैमसंग सीधे एडवांटेज ले जाता है। अगर आप फ्रंट प्रोटेक्शन भी देखोगे, सैमसंग के पास आर्मर 2 ग्लास है, ओप्पो के पास विक्टस 2 ग्लास है। आर्मर 2 डेफिनेटली ज्यादा ड्यूरेबल है। और साइड का फ्रेम यहाँ पर सैमसंग के पास आपको टाइटेनियम का मिलता है, वो भी ग्रेड 5। यहाँ पर अपना ओप्पो सिर्फ एल्यूमिनियम फ्रेम ऑफर कर रहा है। और इसी के साथ अगर आप बैक ग्लास भी देखोगे, सैमसंग के पास विक्टस 2 ग्लास है जो ओप्पो ने अपने फ्रंट में यूज करा है। तो ओप्पो ने बताया नहीं इन्होंने बैक में क्या यूज करा है ग्लास ही, ये चीज कंफर्म है, लेकिन कौन सा ग्लास है स्पेसिफिकली ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी गई है। लेकिन ओप्पो जहां एडवांटेज देता है बिल्ड में वो है दो। एक तो इसके पास आपको शॉर्टकट की दी है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग टास्क असाइन करने के लिए, और आपको एक कैमरा कैप्चर बटन दिया है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर दे जैसे कि एप्पल के अंदर जूम इन जूम आउट फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये है। लेकिन सैमसंग के पास एक ऐसी शक्ति मिलती है जो ज्यादातर बिजनेसमैन या शॉप वालों के लिए काम में आने वाला है, वो है एस पेन। भाई इससे आप नोट्स वगैरह मस्त बना सकते हो और ये काफी अच्छे तरीके से काम भी करता है। तो यहाँ पर अलग अलग एडवांटेज हैं। बट यहाँ पर इन हैंड फील की बात करी जाए ना तो मैं श्योरली यहाँ पर कहूंगा कि दोनों प्रीमियम फील होते हैं। लेकिन ओप्पो का फोन डेफिनेटली ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है सैमसंग कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी ग्रिप अच्छी बनती है और छोटा फोन है तो भाई इजी टू यूज लगता है। एक हाथ से भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ, सैमसंग को यूज करने के लिए दो हाथ ही लग रहे हैं। और साथ ही ओप्पो का फोन आईपी रेटिंग में भी ज्यादा बेटर है। IP68 69 रेटेड है, सैमसंग IP68 रेटेड है। हालांकि दोनों ही कंपनी वारंटी गारंटी नहीं देती। अगर पानी से कोई भी डैमेज हुआ तो फोन बर्बाद, फिर आपकी भी ऐसी रील बनेगी। साथ ही नीचे की तरफ जो टाइप सी पोर्ट है दोनों के पास USB 3.2 मिलता है। और कंटेंट देखते हुए अभी भी जो सैमसंग के स्पीकर्स है ना वो ज्यादा लाउड है, आप सुनो। अब नेक्स्ट उस डिपार्टमेंट की बात करेंगे जहां पर सैमसंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि एक फ्लैगशिप के अंदर सबसे छोटी बैटरी और सबसे कम चार्जिंग दे रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके पास 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो इसके पास 7500 mAh का सिलिकॉन कार्बाइड बैटरा, और यहाँ पर 80 वोट की फास्ट चार्जिंग है, यहाँ पर सिर्फ 45 वोट की फास्ट चार्जिंग है। और यहाँ पर 15 वोट की C2 चार्जिंग मिलती है वायरलेस। यहाँ पर भाई 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग है। इतना तो डायरेक्ट केबल से चार्ज नहीं हो रहा जितने वायरलेसली हो रहा है। बाकी इसके पास 10 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है, इसके पास 4.5 वोट की। अब जैसे स्पेक्स में डिफरेंस है ऐसे रियल लाइफ में भी है। हमने दोनों फोन को 100% चार्ज करके टेस्ट करने स्टार्ट करा था। सैमसंग के पास सिर्फ 5% बैटरी बची थी, इसके पास 35% के अराउंड बैटरी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किसका बैटरी बैकअप अच्छा है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में चाहे चार्जिंग हो, बैटरी कैपेसिटी हो, बैटरी बैकअप हो, ओप्पो एडवांटेज ले जा रहा है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे होंगे। अब हमने ये देखा कि ओप्पो और वीवो जैसे ब्रांड कैमरा और बैटरी पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बस अभी भी कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन में मात खा रहे हैं सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड के कंपैरिजन में। बट स्टिल यहां पर मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर आपका कैमरा और बैटरी से ज्यादा काम है तो डेफिनेटली आप सैमसंग के ऊपर इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बाकी चीजों में अभी भी कहूंगा सैमसंग काफी अच्छा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो सैमसंग एप्पल करता रहता है, उसे भी तो दिखाया जाए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।